होते हैं। एंड देन हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रेसेस पढ़े थे, क्या होते हैं बेसिकली। तो क्या था, कंक्रीट ब्लॉक को कंसीडर किया था। जितना जो आपका बार होता है जो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होता है, मतलब कंक्रीट के अंदर होता है, ठीक है, एनग्रेस में तो उसके अंदर होता है, हम उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे थे, जिसको हमने डिनोट किया था एलडी से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक बॉन्ड होता है, किस मतलब अगर आप यहाँ पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि इसके फेस पे जो आपका बार है उसके फेस पे एंड कंक्रीट की वजह से डेवलप होते हैं। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम बॉन्ड स्ट्रेसेस बोलते हैं, जो इसको क्या करते हैं बेसिकली, इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप बाहर की तरफ इसको पुल करो या फिर अंदर की तरफ पुश करो तो ये उसको क्या करता है, ये बॉन्ड क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। जो पुल और पुश आप लगा रहे हो उस बार के ऊपर, उसको रेजिस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये वैल्यू कैलकुलेट करी थी एल डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। और वो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोगों को पेपर में, अगर अभी भी तुम्हारा जैसे मान लो टेस्ट होता है तो तुम्हें डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पूरा कंसेप्ट से, कि टाउ बीडी से हमने बॉन्ड स्ट्रेस को डिनोट किया था, पाई फाई एलडी, ये हमने कल कैलकुलेट कर लिया। तो मैं भी इसका कंसेप्ट अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो मोनू, अगर कोई भी डाउट हो उसको रिवाइज करना, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैं दोबारा कंसेप्ट बताने लगूंगी पूरा लेक्चर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था एल का। एंड फर्दर बच्चे अपने आप को म्यूट करो। सारा गिरा ले एक बार में, बच्चे सामने लगा आ जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था बॉन्ड स्ट्रेसेस के वजह से जो इंड्यूस हो रहा था उसके सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया पे, ठीक है। एंड फर्दर जो टेंसाइल फोर्स थी वो दोनों को इक्वेट कर दिया था, क्योंकि दोनों को इक्विलिब्रियम में रखा था, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला डिराइव होकर आ रहा था डेवलपमेंट लेंथ का, वो ये वाला फॉर्मूला आ रहा था, एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी 5 बाय टाउ बी डी। देन फर्दर हमने टेबल डिस्कस किए थे टाउ बी डी के डिफॉर्म बार के लिए और प्लेन बार के लिए। प्लेन बार के लिए जो हमारे पास वैल्यूज थी वो ये वाली थी एज पर दी कोड्स, ठीक है। एंड फर्दर डिफॉर्म बार्स के लिए ये वाली थी, लेकिन जब हम टेंशन के लिए कंसीडर कर रहे थे, और फैक्टर हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे थे, 1.6 टाइम्स, मतलब 60% वैल्यू बढ़ाकर लिख रहे थे, किसके लिए, डिफॉर्म बार के लिए। एंड सिमिलरली अगर बात करूं कंप्रेशन बार्स की, अंडर कंप्रेशन वैल्यूज हमारी ये वाली थी, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हम फैक्टर कंसीडर करके चल रहे थे कितना था, 1.25 या फिर 25% इंक्रीज करके चल रहे थे वैल्यू। अभी तक बस इतना किया था। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज एनकरेज। एनकरेज क्या होता है, हम रीइंफोर्सिंग बार्स में एनकरेज प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है बेसिकली, ध्यान से देखिए, जो हमने कल डेवलपमेंट लेंथ निकाली बार्स के अंदर, मतलब क्या निकाली, डेवलपमेंट लेंथ निकाली बार के अंदर, ठीक है। अब उस एक मतलब कितना वो बार, मतलब अगर ये कॉलम है, ठीक है, ये आपकी बीम है, ठीक है, तो कितना बार इसके अंदर क्या हो एनग्रेस किया जाए, मतलब ये बीम के तो रीइंफोर्समेंट है ही है, लेकिन कितना बार इस कॉलम के अंदर क्या किया जाए, इनग्रेस किया जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। वो हम एलडी कैलकुलेट करते थे यहाँ पे, कि दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर ये बीम और कितना ये वाला अगर रीइंफोर्समेंट आ रही है इसको कितना इधर अंदर इनग्रेस किया जाए, ठीक है। तो अब एनकरेज क्या होती है, एनकरेज अगर समझे तो, अगर जो स्ट्रेट बार है उस स्ट्रेट बार को बेंड कर देना, उस स्ट्रेट बार को बेंड कर देना एक सर्टेन एंगल पे, या तो यू शेप हुक बना दो, ठीक है, या तो इसकी क्या कर दो, यू शेप हुक बना दो, या फिर ये क्या हो गया, ये आपका टोटल मतलब इस तरह से आपने एक यू शेप बना दी, या फिर आप क्या कर रहे हो, उसको इस स्ट्रेट बार को आपने 90 डिग्री एंगल पे घुमा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि आपका बार इजीली उसमें से बाहर ना आए, कोई स्लिपिंग एक्शन ना हो, वो उसकी पकड़ अच्छे से बनी रहे कंक्रीट के अंदर, ठीक है, मतलब उसको रेजिस्टेंस इजीली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके।
इसको इजीली क्या कर सके, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, इसको बेंड कर देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनकरेज प्रोवाइड करना। रीइंफोर्समेंट बार को ऐसे एंड से, एक एंड से इस तरह से बार को घुमा देना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनकरेज बोलते हैं। अब ये किसी सर्टेन एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे हो सकती है, 45 डिग्री पे हो सकती है। कुछ केसेस में हम बार को बिल्कुल सीधा ही रहने देते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में हम लोग बार को बिल्कुल सीधा रहने देते हैं। कौन से केसेस होते हैं, जब हम बिल्कुल डी फॉर्म बार यूज करते हैं। कौन से बार यूज करते हैं, डी फॉर्म बार। डी फॉर्म बार आप लोगों को पता है कोल्ड ट्विस्टेड होते हैं, जिनका सरफेस पे इस तरह से आप लोगों को मतलब रफ सरफेस दिखेगा, ऐसे जो हम जैसे टॉर्च बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे रफ सरफेस। लेकिन अगर यही मैं बात करूं प्लेन, जो प्लेन वाले बार्स होते हैं जो कि माइल्ड स्टील के होते हैं, उसमें हम डेफिनेटली हम लोग इस बार को, स्ट्रेट बार को एंड से ऐसे क्या कर देंगे, घुमा देंगे। इस घुमाने को हम लोग क्या बोल देते हैं, जब इसको यू शेप की तरह से इसको बेंड कर देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनकरेज बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको जरा मैं आपको प्रैक्टिकली इमेजेस से भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होती है। फिर इसके बाद हम लोग इसकी डिजाइन की कंसीडरेशन जो कोड्स में दी हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे कि कोड्स में क्या बोला हुआ है। बच्चे ये आप अपना चेक करना, कोड का पेज नंबर 44, ठीक है, कोड का, पीडीएफ का नहीं, कोड का पेज नंबर 44 एंड क्लॉज आपको ये दिख जाएगा 26 पॉइंट एनकरेज वाला 26.2 के आसपास दिख जाएगा आपको। तो वहां से जरूर इसको गो थ्रू करना है। ये सारी गाइडलाइंस आपके कोड के अंदर गिवन है, लिख लो। पेज नंबर नियर बाय 44 होगा आपका कोड का, और जो क्लॉज होएगा 26.2 के आसपास देख लेना, वहां पे एनकरेज का होगा, ठीक है। वहां पे आपको ये गाइडलाइंस मिलेंगी। अब जरा एक बार इमेजेस देखते हैं कि किस तरह से हमारी डेवलपमेंट लाइन प्रोवाइड की जाती है। आपको ये इमेज क्लियरली दिख रही है? यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो येलो बार है किस तरह से अंदर को बेंड किए हुए हैं, इसको सीधा नहीं रखा हुआ है। ये येलो बार को क्या किया हुआ, अंदर को बेंड कर रखा है। तो ये बेंड करने को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनकरेज बोल देते हैं। क्या करते हैं, एनकरेज ऑफ रीइंफोर्सिंग बार। यहाँ पे देख रहे हो ये वाले बार्स भी अंदर को क्या कर रखे हैं, फोल्ड कर रखे हैं, दैट इज एनकरेज प्रोवाइड करना। पहली बात तो हमने एक सर्टेन डायमेंशन यूज करी बार्स की, ठीक है, एंड आप उसको एकदम से स्ट्रेट एंड नहीं रख सकते हो। आपको यहाँ पे घुमाया, आपने क्यों घुमाया इसको, क्योंकि जो स्ट्रेट बार्स हैं उसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्लिपिंग की होगी, इजीली उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी। अब जब आप इसके अंदर कंक्रीट पोर कर दोगे और अगर आपने बार्स को ऐसे घुमाया होगा तो अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी ग्रिप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो आप इसी तरह से क्या कर देते हो, ये जो येलो वाले बार्स हैं आप इसको क्या कर देते हो, ऐसे अंदर को फोल्ड कर देते हो, ठीक, क्लियर। अब प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये एक एक्चुअल इमेज है ऑन साइट की, जूम करके खुद भी देख लेना, मैं वैसे कर रही हूँ, क्लियर नहीं होगी तो। ये देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपको दिख रहे हो ध्यान से, ये एरो से इसने शो कर रखा है डेवलपमेंट बार, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ एक मिनट मैं बताती हूँ। ये देखो, ये आप लोगों के ऊपर हैंगर बार आए यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रेट, और इसके बाद यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है, इसे नीचे को बेंड कर रखा है अंदर को। और ये वाले जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं ये आपकी कॉलम के बार है। क्या है, कॉलम के बार। और यहाँ पे देख रहे हो इसको ये टाई किया हुआ है स्टिरअप से, ठीक है। ये नीचे ये वाली रीइंफोर्समेंट है, ये मेन रीइंफोर्समेंट है आपकी बीम की। तो ये एक्चुअल में बीम की रीइंफोर्समेंट को मर्ज किया हुआ है कॉलम की रीइंफोर्समेंट के साथ। तो जब ये आपके एंकरेज बार और ये वाले बार नीचे मेन बार्स आ रहे हैं बीम के, तो जब इसको आप अंदर को टर्न कर देते हो, ऐसे घुमा देते हो, हुक बना देते हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलोगे, अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? एंकर बार। हाँ, एंकर बार बोल देते हैं, ठीक है। इस पिक्चर से कोई किसी को अगर ना समझ आया हो तो भी बोल सकते हैं अभी भी। मैम इसमें फिर डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी? अभी बता रही हूँ, अभी आ रहे हैं, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अब बिल्कुल सही बोला कानिश ने कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी फिर, ठीक है। अब भी यही हम कंसीडरेशंस पढ़ेंगे। अब देखो एंकरिंग बार जो हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली एंकरेज है क्या है,
एनकरेज हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? एनकरेज इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ बेंड और हुक्स। जहां पे एक बार लिया, हमें एक सर्टेन डायमेंशन पता है, एक मेन बार की डायमेंशन पता है, हमें उसको कहाँ से बेंड करना है, जहां से हम हुक बनाना शुरू करेंगे तो वो जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, मतलब उस चीज को क्या बोलेंगे, जहां से बेंड हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? एंकरेज बोलेंगे। अब जरा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं और एक ये बेसिक चीजें पढ़ते हैं क्या है। अगर हम इन टेंशन की बात करें, मतलब जब हमारे बार्स जो है अंडर टेंशन है, अभी मैं बार बार नहीं समझाऊंगी कि बार अंडर टेंशन कब है, अंडर कंप्रेशन कब है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़े, स्टार्टिंग में जो हमने बीम की थ्योरी पढ़ी थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि अंडर टेंशन एंड कंप्रेशन क्या मतलब है। ठीक है, तो अब आप वो चीजें अपने दिमाग में लेकर चलिएगा कि अगर टेंशन की बात हो रही है तो कौन से बार्स की बात हो रही है। अगर हम बार्स की बात कर रहे हैं इन टेंशन, और हमारा अगर हम बार जो हमने यूज किया है, कौन सा बार यूज किया है? डीफॉर्म्ड बार। डीफॉर्म्ड बार आई होप समझते हो, जिसको नहीं पता है पूछ सकता है। बच्चे स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? नहीं मैम। नो मैम। अरे तो पहले बोलना था ना, मैं वही, मेरे को लगा था कि स्टॉप हो गया शेयर। तो पहले दिख रही थी जब मैंने इमेजेस दिखाई थी? यस मैम, उस टाइम दिख रही थी, अभी अभी गई थी मैम। अब नाउ इज इट फाइन? यस मैम। यस मैम। अभी मैं बात कर रहे थे एंकरेज की, कि एंकरेज क्या होती है? जहां पे आपका बार कहीं से घुमा दिया जाए, बेंड कर दिया जाए, हुक सी बना दी जाए, उसको क्या बोल देते हैं? एंकरेज बोलते हैं। अब एक बेसिक जनरल क्राइटेरिया जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंकरेज बार के लिए। सबसे पहला, जब कोई बार अंडर टेंशन है तो हम उसको कैसे, क्या क्या कंडीशंस के ऊपर बेस हम लोग उसके अंदर बेंडिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको कैसे घुमाएंगे, कैसे टर्न करेंगे। ठीक है, क्या कंडीशंस है, कितने एंगल पे, कितनी वैल्यू पे। अब अगर बात करें डीफॉर्म बार्स की, डीफॉर्म बार्स अगर यूज होंगे तो हम, क्योंकि डीफॉर्म बार्स क्या होती है, अच्छी खासी फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो एकदम होल्ड करके रखता है, वहां पे बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका सरफेस प्लेन नहीं होता, उसका सरफेस थोड़ा रफ होता है बार का, डीफॉर्म बार का। इमेज याद है डीफॉर्म बार की कि नहीं? यस मैम। प्लेन बार बिल्कुल, जो बिल्कुल प्लेन होंगे सरफेस से। डीफॉर्म बार्स जो थोड़े से रफ होते हैं, आप लोगों ने सरिये जब देखे होंगे, कुछ सरिये क्या होते हैं, उसके साइडों पे डायगोनल लाइनें बनी हुई होती हैं प्रोट्रूडिंग बाहर, वो आपका रफ सरफेस, वो आपका डीफॉर्म बार हो गया, जो कोल्ड ट्विस्टेड होते हैं अगर प्रोसेस की बात करें तो। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे बार प्रोवाइड कर देंगे। कैसे प्रोवाइड? बिल्कुल सीधे एज इट इज। वहां पे बेंडिंग की इतनी जरूरत नहीं है, एंड जगह पे बेंडिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रफ सरफेस है। वहां पे क्या होगा, कंक्रीट के साथ बॉन्ड अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेन बार की कंडीशन, ये मैं शॉर्टकट में इसमें बता रही हूँ, जो लिखी हुई है बिल्कुल शॉर्ट, वहां पे थ्योरी में भी अभी दिखा दूंगी, जो नोट शेयर करूंगी तो ये भी कर दूंगी, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्लेन बार अगर हमारी रीइंफोर्समेंट में यूज हुए हैं, मतलब उनका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, वहां पे हम लोगों को कंपलसरी है बेंडिंग प्रोवाइड करनी ही करनी है। जहाँ पे आप लोगों का जब दो पार्ट्स जैसे कॉलम और अभी बीम मर्ज हो रहे थे, वहां पे आप उसको अच्छे से लॉक करना चाहते हो, तो अगर प्लेन बार है तो वहां पे आपको बेंड करना ही रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ प्लेन बार्स की, माइल्ड स्टील बार्स की, तो वही वही सेम चीज है, तो आपको हुक्स प्रोवाइड करनी ही करनी है फॉर एंकरेज, मतलब आपको मतलब वहां पे हुक प्रोवाइड करनी रहेगी। अब इसके स्टैंडर्ड केसेस कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं कि मेरे को बार को टर्न करना है 90 डिग्री बेंड पे, ठीक है, एक मिनट, ये सॉरी, ये 90 डिग्री बेंड बाद में करेंगे, अभी एकदम ये जो यू शेप वाले की बात डिस्कस करते हैं, ये वाला। अगर एक आपका बार है, ठीक है, दैट इज यू शेप, तो रजू जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है ना, फानिश आप पूछ रहे थे ना क्या फर्क है? ठीक है, Yes, ma'am. फर्क कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, जो बिल्कुल ये स्ट्रेट बार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये वाली वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डेवलपमेंट 16.5 के बराबर। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो, जब मैंने इसको घुमाया, ये जो आउटर ये वाला जो बेंड है, आउटर ये वाला, जब हमने बिल्कुल इस जगह से घुमा दिया, इसको टर्न कर दिया, वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, लेकिन ये 12.5 के बराबर ये जो बेंड आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू एंकरेज, क्योंकि जिस जगह से हमने उसको बिल्कुल बेंड किया ना, दैट इज एंकरेज। वैल्यू जो टोटल स्टेट बार की जो हमने एलडी निकाली, डेवलपमेंट लेंथ की, हमें कितनी उसके अंदर इंग्रेस करनी है, दैट इज टोटल बार, जितना वो दूसरी चीज, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक बार आ रहा है बीम के अंदर से, लेकिन टोटल फोल्ड कितना करना है, कितना कॉलम के अंदर जाएगा, दैट इज डेवलपमेंट लेंथ, दैट इज 16.5। लेकिन कितना यहाँ से बेंड हुआ, ये वाला, दैट इज आपका एंकरेज, जहां से हुक बननी शुरू हुई, जहां पे वो गोल एकदम रेडियल फॉर्म में आया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज की कंडीशंस देखते हैं हम लोग कि क्या क्या वैल्यू है। अब ये टोटल वैल्यू देखो, ऐसा है, जो आपकी एनकरेज वैल्यू जो बेंड करने के लिए यूज हो रहा है,
एंड डेवलपमेंट जो है लेंथ दैट इज बराबर होंगी, सेम ही है, लेकिन कंडीशंस वेरी कर जाती है कि आपका जो बार है वो स्ट्रेट बार है, सॉरी वो आपका डिफॉर्म बार है कि प्लेन बार है, ठीक है, वैल्यू सेम ही है। कुछ केसेस में जहां पे आपका डिफॉर्म बार है, कुछ केसेस में अगर बार आप सीधा ही रख रहे हो, ठीक है, बेंड नहीं कर रहे हो, देन दैट इज डेवलपमेंट लेंथ ओनली, ठीक है। लेकिन अगर आपने जहां पे उस बार को टर्न कर दिया देन दैट विल बिकम योर एनकरेज वैल्यू, समझे? यस हेलो, मैम। क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे जब डिजाइन कंसीडरेशंस पिक करेंगे ना तो आप एलडी को ही कंसीडर करके चल रहे हो, लेकिन वैल्यूज कैसे हैं ये अभी यहाँ पे देखते हैं। अगर मेरे को बिल्कुल यू शेप में करना है राजा, ये जो बेंडिंग बार्स वाला है ना, एक मिनट बच्चे इतनी लेट एंटर होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये बेंडिंग का कोड कौन सा है जिसमें हमें ये क्लियर, वैसे तो आपके IS 456 में गिवन है ये सारा डाटा, आपको वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा। ये जो आपका जो क्लॉज नंबर मैंने आपको बताया 26 से जितने भी क्लॉज शुरू हो रहे हैं वो इसी के रिगार्डिंग ही है, शेयर इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग है, और इसमें ही आगे जो क्लॉजेस बने हुए हैं वो आपके डेवलपमेंट लेंथ वगैरह के भी बीच में ही है, आगे अगर देखोगे स्पेसिफिक, ठीक है। तो चेक करना प्लीज, कोड जरूर ओपन करना, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि ये गाइडलाइंस आई कहाँ से है, ठीक है, एंड दीज आर एंटायरली बेस्ड अपॉन द रिसर्च वर्क। अब ध्यान से देखिए, अगर इस यहाँ से बेंडिंग की बात करें, क्या हमारे पास कंडीशंस है, ठीक है, इसका जो कोड जहाँ पे इसकी क्लियर बेंडिंग की स्पेसिफिकेशन है याद रख लेना, IS 250-1963, ठीक है। एंड अब इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारा एक नॉर्मल स्ट्रेट बार है जैसे यहाँ पे शो करके, जिसका डाया क्या है 5, याद रखो उसका डाया क्या है 5, तो अगर मेरे को उसको यू शेप में बेंड करना है जैसे इसमें कर रखा है, तो मेरे को उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ लेनी है या फिर एनकरेज वैल्यू जो लेनी है किसके बराबर लेनी है 16.5, इस एंड से यहाँ तक कितनी लेनी है 16.5। अब यहाँ से मेरे को घुमाना है, इसको टर्न करना है, तो ध्यान रखिए अगर इसको घुमाना है तो ये जो राउंड ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बार यहाँ पे बेंड हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12.5, और ये जो यहाँ से ये जो स्ट्रेट बार है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4.5, याद रखना है ये जनरल कंसिडरेशन है। और यहाँ पे अगर ये देख लो ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये बेंड करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये डी बन रहा है, सेमी सर्कल हो गया ना, तो इट मीन ये किसी रेडियस के अबाउट हो रहा है। अब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हम उसको लेकर चलते हैं n5, रेडियस की बात कर रही हूँ, अगर डाया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n5, अगर डाया होगा तो किसके बराबर हो जाएगा 2n5, रेडियस n5। अब ये n क्या है, ये कांस्टेंट है जो कि आइदर 2 होगा आइदर 4 होगा, कुछ केसेस में 3 भी होता है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हमें क्योंकि ये बिल्कुल जनरल हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो बाकी कंसीडरेशन से अभी थोड़ा सा हटके इन जनरल मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ तो n होगा, n2 होगा या फिर n की वैल्यू 4 होगी। n की वैल्यू 2 कब लेनी है, जब हमारा जो बार यूज हो रहा है वो कौन सा बार यूज हो रहा है, बिल्कुल प्लेन बार यूज हो रहा है, और n की वैल्यू 4 कब लेनी है, ठीक है, जब हमारा जो बार है वो कौन सा बार है HYSD बार है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कुछ बुक्स में n से डिनोट किया होगा, कुछ बुक्स को इससे k से डिनोट किया होगा, तो n की वैल्यू आपको माइल्ड स्टील के केस में लेनी है 2 और HYSD बार के केस में लेनी है 4। ये क्लियर है बेंडिंग की, अगर यू शेप में घुमाना रहेगा बार को तो कैसे रहेगा, क्या कंडीशंस रहेंगी, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? अब अगर मेरे को एक बार रिपीट कर दो मैम। हाँ बच्चे कोई बात, ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेट बार है जिसका डाया कितना है 5, अगर मेरे को उसको एंड से घुमाना है, टर्न करना है, उसको एनकरेज प्रोवाइड करनी है, उसको बेंड करना है, तो कितने डिस्टेंस पे करना रहेगा 16 टाइम्स ऑफ 5, इस डाया के 16 टाइम्स, ये आखिरी से इसको पिक कर लो, जितनी वैल्यू आएगी उसको टर्न करना है। अब वो टर्न वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब मैं इसको टर्न कर रही हूँ जो यहाँ तक जहाँ पे बिल्कुल कर्व फॉर्म हो रही है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर फॉर्म हो रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए 12.5 के, मतलब 12 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द बार, और जो जितना स्ट्रेट बार आगे और जा रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए 4.5 के, ठीक है। और रही बात कि ये बेंड कितने रेडियस पे प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये हम लिखते हैं 2 फाई किसके केस में, अगर हमारा जो बार है दैट इज माइल्ड स्टील, ठीक है। 4 फाई किसके केस में लिखते हैं, अगर हमारा जो बार है वो कौन सा है, HYSD बार। क्लियर है ये चीज, ये जनरल Yes, केस ma'am. है। एक चीज बतानी रह गई, सॉरी, अगर ये रेडियस N5 है तो ये इस रेडियस से लेकर यहाँ तक का बार के एंड तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये बाहर से यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक का कितना डिस्टेंस है, इसको हम लिखते हैं N+1/5। ऐसा क्यों, अगर ये 2 फाई है माइल्ड स्टील के केस में, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 3 फाई। इसमें हम ये एक फैक्टर 5 इसका ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या बन गया N+1/5। क्लियर है ये चीज? एक ऐड करते हैं हम, ये नहीं समझ आया बच्चे यार ये देखना ध्यान से, बार का रेडियस कितना है 5, सॉरी बार का डाया कितना है 5। एक मिनट, ये देख ध्यान से देख, ये वाली वैल्यू सेंटर से लेकर यहाँ तक कितनी है N5, सेंटर से लेकर यहाँ तक N5। बार का डाया कितना है 5, बाय का 5, ये 5 हो गया, ये बार का डाया। और हम क्या कर रहे हैं कि इस बार के एंड से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, बार का डाया 5 में N5 ऐड कर, 5 कॉमन ले जा तो क्या बन गया N+1/5 बना, N+1/5, यस। क्लियर। तो ये एक जनरल क्राइटेरिया याद रखना है। अगर यू शेप में बेंड करना है, अगर तुम पूछो कि ये आई कहाँ से है, हमें कैसे पता, हम ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर रिसर्च वर्क हो चुका है, कोड्स के अंदर एक जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं, हमें बस इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि पहले इसके ऊपर एक्सटेंसिवली अच्छी खासी रिसर्च हो रखी है। तो हमारा काम आसान करने के लिए कि जल्दी से स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाए, एक जनरल गाइडलाइंस हम लोग को दे रखी है कि अगर एक बार जो कि हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है, उसको बाद में उसको और स्ट्रेंथ ऐड ऑन करनी है कि उसका स्ट्रक्चर के साथ उसका जो जहाँ पे हम उसको जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं और स्ट्रांग हो जाए अंदर से, जहाँ पे हमें इसको फोल्ड करना है या पे इसको बेंड करना है, उसकी कितनी डायमेंशन होनी चाहिए। यहाँ से ये क्या हो गया, ये आपकी इतनी वैल्यू क्या हो गई एनकरेज वैल्यू, यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ, ये आप इन जनरल कैलकुलेट करोगे जो कि किसके बराबर होनी चाहिए एनकरेज वैल्यू, एक गाइडलाइन देती है 16 के बराबर होनी चाहिए। तो आखिरी बैंड से हमने इसको यहाँ से घुमाया, आउटर इसका कितना होना चाहिए 12 के बराबर, स्ट्रेट कितना होना चाहिए यहाँ से आखिरी में बैंड 4 5, और जो इसका रेडियस कितना होना चाहिए N5। N की वैल्यू 2 होएगी प्लेन बार्स के लिए, N की वैल्यू 4 होएगी फॉर दी कौन से बार्स HYSD बार्स। क्लियर है यू शेप के लिए, इसमें कोई डाउट किसी को पूछना हो? अरे भाई ये गाइडलाइंस अच्छे से याद कर लेना, पेपर तुम्हारा पहले ही MCQ है, तो एक बाद में भूल जाओ कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर चीटिंग भी करोगे तो किताबें फलोरते रह जाओगे, इतनी सारी गाइडलाइन है। चलिए नेक्स्ट, अगर मेरे को इसको टर्न करना हो 45 डिग्री एंगल पे, तो ध्यान रखना स्ट्रेट बार है 45 के एंगल पे, तो ये तो क्लियर कट है कि इस स्ट्रेट से यहाँ पे एंगल ये जितने पे बेंड हुआ है वो कितना है 45 डिग्री पे घुमाया है। जब मेरे को इसको 45 डिग्री पे बेंड करना है, अगेन जो ओवरऑल ये डायमेंशन लेनी है जहाँ से एनकरेज प्रोवाइड करनी है, इस केस में हम लेकर चलते हैं 14 मतलब डाया कितना है 5 से डिनोट किया, जो भी वैल्यू होगी वो उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 14 अब इसको यहाँ से घुमाना है, ठीक है, अगेन 2 आपका रेडियस रहेगा इन केस ऑफ माइल्ड स्टील, और ये वाला जो बाहर वाला रहेगा 4 तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे राउंड होएगा वो कितना होएगा 10 हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट अगर देखें कि अगर हमें 90 डिग्री पे इसको घुमाना हो, 90 डिग्री पे अगर इसको टर्न डाउन करेंगे तो कैसा स्ट्रेट बार, अगेन देखो मैक्सिमम क्राइटेरिया डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, हम ये LD लेके चल रहे हैं ना, एनकरेज और डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला सेम होता है, बस गाइडलाइंस वेरी करती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें यहाँ पे LD की डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ पे इसने स्ट्रेट के फॉर्म में कितनी दी हुई है, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 12 अगर रेडियस इसका बार का डाया कितना है 5, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 12 ठीक है। अब जब मेरे को इसको 90 डिग्री पे घुमाना है ऐसे, अगेन पता है स्ट्रेट एंड यहाँ से कितना होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ 5, अगेन 2 वाली वही चीज है, ठीक है। मैक्सिमम 8 होता है हमारा केस में, लेकिन इन जनरल जो हम वैल्यू प्रोवाइड करके चलते हैं, बेंड अगर करना हो तो 8 करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बेंड की ये वाली, क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात करें, अभी तो हमने टेंशन की बात करी कि जहां पे टेंशन अकर कर रही है, ठीक है, मतलब जहां पे हमारे बार ऐसे को बेंड कर रहे थे, जहां पे मैक्सिमम टेंशन थी। रजय, इसका टाइम अगर एंड होता है तो उसको दोबारा ज्वाइन कर लेना लेक्चर को, ठीक है। अगर एंकरेज की बात करें कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में कोई स्पेशल एंकरेज नहीं होती, जो स्ट्रेट बार्स होते हैं बस उतना ही हमारा प्रोवाइड करते हैं अंडर कंप्रेशन, ठीक है। कोई स्पेशल एंडिंग में बेंड नहीं प्रोवाइड करते इन केस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। ये आपकी जनरल डिटेलिंग थी एनकरेज की। नाउ एक मिनट, नाउ लेट मी गेट बैक टू जो आपके थ्योरेटिकल नोट्स हैं, उसको देखते हैं। यही सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट बार। यहाँ तो आप डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू प्रोवाइड करते हो बिल्कुल सीधी डायमेंशन में, ठीक है। लेकिन जहां पे आपका डिफॉर्म्ड बार नहीं है, प्लेन है, अभी डिस्कस किया था, दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, जहां पे डिफॉर्म बार नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, वहां पे हम लोग को क्या प्रोवाइड करनी रहेगी, क्या प्रोवाइड करनी रहेगी? एनकरेज। हाँ, अगर बिल्कुल स्ट्रेट, एक मिनट बच्चे से समझाएंगे फाइल्स। हाँ जी, अगर आपके बिल्कुल प्लेन बार है, ठीक है, तो हम लोगों को हुक प्रोवाइड करना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। एंड किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? अगर टेंशन की बात करी थी, या तो यू शेप में प्रोवाइड करेंगे या फिर 90 डिग्री बेंड प्रोवाइड करेंगे, वही गाइडलाइंस आपको इसमें समझाई हुई है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका बार का डाया जो है 5 से डिनोट किया हुआ है, तो आपको 8-5 पे इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करना रहेगा। ये वाली जो वैल्यू होगी 4-5 होगी, मैक्सिमम जो आपकी होती है दैट इज 12-5, ठीक है। अगर हुक शेप की बात करें, ओवरऑल स्ट्रेट बार से अगर आपको इसको ऐसे राउंड करना हो 16-5 पूरी वैल्यू होती है। मैंने आपको अलग से शो करके बता दिया था कि ये वाली 4 माइनस 16 कर दोगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये वाला जो राउंड आएगा आपका 12-5 पे आएगा, ठीक है। एंड कंप्रेशन की, और अगर बात करें शियर रीइंफोर्समेंट की, राजी सेम गाइडलाइंस यूज होंगी जो उसमें यूज हुई हैं टेंशन और कंप्रेशन में आप लोगों को कोई स्पेशल बेंडिंग नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है। टेंशन जोन की बात करें, सिर्फ आपको जो आपने आखिरी में जो अगर आपने इंक्लाइंड बार प्रोवाइड किए होंगे, डिपेंड करेगा आप हुक कौन सा प्रोवाइड, कितने एंगल पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो टेंशन की गाइडलाइंस है वही आप लोग यूज करोगे, ठीक है। स्टिरअप्स की अगर बात करें तो जो आपकी गाइडलाइंस एज पर 456-2000 जो स्टिरअप्स की गाइडलाइंस थी वही इसमें यूटिलाइज हो जाएंगी, जैसे कि हम उसमें 2 लेग बार्स वगैरह यूज करते थे, ठीक है, वही सेम गाइडलाइंस इसमें होंगी। अब वही एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। एज पर IS 456-2000 इन केस ऑफ स्टिरअप ट्रांसवर्स टाइज कंप्लीट द डेवलपमेंट लेंथ, जो उसको साइडों से टाई करने के लिए जो बार्स यूज कर रहे थे वो वही उसकी डेवलपमेंट लेंथ के अराउंड, जिस एंगल पे वो बाद में 90 डिग्री पे टर्न करते हैं, क्योंकि हम उसको जहाँ पे हम लोग एंकर, जहाँ पे हम उसको टाई कर रहे थे, घुमा रहे थे, कि अगर इस सेंस में अगर आपको स्टिरअप्स की बात करें, ये आप लोगों के मेन एंकरेज बार थे, ऊपर वाले एंकर बार थे, नीचे वाली मेन रिइंफोर्समेंट। जो स्टिरअप्स की बात करें, वर्टिकल स्टिरअप्स की, यहाँ पे इसको ऐसे टाई करने के लिए, तो यहाँ पे आप इसको 90 डिग्री का बेंड दे रहे थे, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे टाई कर रहे थे, क्या करते थे, 90 डिग्री का बेंड दे रहे थे। स्पेसिंग का आप लोगों को वहाँ पे आइडिया था ही, लेकिन अगर ऊपर से नहीं, सिर्फ सिंगल से होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे आप साइडों से क्या कर देते हो, हुक्स प्रोवाइड करते हो। मतलब कहने का मतलब, अगर इस तरह से आपको दिखे, ये वाला बार है, ये वाला बार है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। कुछ केसेस में क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं होती ऊपर रीइंफोर्समेंट देने की, हम अपने बार्स बचाना चाहते हैं, हम इसको ऐसे घुमाते हैं, इधर से करते हैं और इधर इसको सर्टेन डिग्री पे,
ये इधर ये 135 पे इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है, या फिर 90 डिग्री पे सीधा ऐसे, ठीक है, या फिर बिल्कुल अंदर 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास, वही यहाँ पे एक्सप्लेन रखे हैं। द बार इज बेंट थ्रू एन एंगल ऑफ एटलीस्ट बोल रहा है 90 डिग्री पे, तो आपको उसको राउंड करना ही करना है। अराउंड द बार एटलीस्ट इट्स ऑन डायामीटर, जो कि इसके एटलीस्ट उसके खुद के डायमीटर के बराबर, एंड इज कंटिन्यूड बियॉन्ड द एंड ऑफ द कर्व, जहाँ पे ये कर्व एंड कर रही है इसके बियॉन्ड, यहाँ पे आगे इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कितना लेंथ इसको आगे लेकर जाना है, बियॉन्ड लेकर जाना है। यहाँ पे अगर इस तरह से घुमाया जा रहा है 8 टाइम्स, किसके टाइम 8 टाइम्स ऑफ द बार डायमीटर, मतलब अगर ये बार है, ये इधर बार है, ये इधर बार है, ये इधर बार, ठीक है। तो ये अगर हम इसको टाई कर रहे हैं इस तरह से घुमाया, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एटलीस्ट मिनिमम कहते हैं 90 डिग्री पे तो घुमाना ही घुमाना है। मैक्सिमम आप लोगों का जो रहेगा मतलब या 180 पे घुमा सकते हो या 135 पे घुमा सकते हो। तो जब टर्न करने के बाद जो एक्सटेंडेड बार है वो एटलीस्ट कितना रहना चाहिए ओवरऑल 8 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार तो रहना ही चाहिए, ठीक है। बच्चे डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। नहीं क्लियर हुआ तो बोलो, मैं थोड़ा क्लियर बना देती हूँ। ये मैंने पेंसिल उससे नहीं था, हैंड रिटन में बनाया नहीं, मैंने भूल गई, तो उसमें बना देती हूँ। और अगर मेरे को यहाँ वाला केस अगर देखें, द बार इज बेंट थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, अगर 135 डिग्री पे अंदर से घुमाया जाए स्टेरअप्स में, एंड इज कंटिन्यूड बियॉन्ड द एंड ऑफ द कर्व फॉर एटलीस्ट 6 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार। अगर इसकी बात करूं, अगर ये बार है इधर, ये बार है इधर, इधर बार है, इधर बार है, इधर बार है, ये हमारा बीम बन रहा है ना ऐसे, अगर ये बार इधर है, तो जब मेरे को यहाँ पे अगर मैं 135 पे कर रही हूँ, इसको घुमा रही हूँ, यहाँ पे हुक बना रही हूँ, एंकरेज बना रही हूँ इसको टाई करने के लिए, तो ये क्या बोल रहा है, एंगल कितना हो गया 135, इसको यहाँ पे घुमाया जैसे वहाँ पे 45, और जो ये यहाँ पे एक्सटेंडेड, वो कह रहा है एटलीस्ट 6 तो होना ही चाहिए। जैसे वहां पे हम लोग अभी जो पहले टेंशन में केस किया था बेंड करने का, इसमें क्या कह रहा है कि कर्व जहां से शुरू हो रही है, जो कर्व एंड ऑफ कर्व है, वो क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6.5 होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर इस बार को इज बेंड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 एंड इज कंटिन्यूड बियॉन्ड द एंड ऑफ द कर्व फॉर अ लेंथ ऑफ एटलीस्ट 4 टाइम, अगर 180 पे घुमाया जा रहा है, अगर 180 पे यहाँ से भी बार गया, यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे 180 पे घुमाया जा रहा है, बिल्कुल इधर से बेंड किया जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में कितना कह रहा है, एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए बार के डाया। तो ये जनरल गाइडलाइंस है जो आप लोगों की प्रोवाइड की हुई है। कंप्रेशन में, अंडर टेंशन, कंप्रेशन में तो कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा एनकरेज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, अंडर टेंशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की जरूरत है। अच्छा, अंडर कंप्रेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करने की जरूरत? कल मैंने आपको बताया था कि जब हम बाहर को पुल करेंगे, टेंशन जब लगती है तो बार इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है, इतना ही रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। इंस्टेड अगर मेरे को बार को अंदर धक्का देना पड़े, अंदर को पुश करना पड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर, वो डिफिकल्ट है, ठीक है, तो इसलिए कोई स्पेशल वहां पे एनकरेज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस जहाँ पे टेंशन लग रही है तो फोर्स कहाँ पे, बाहर की डायरेक्शन, तो बार का बाहर आने का चांसेस ज्यादा है, ज्यादा इजीली, तो हम वहां पे चाहते हैं ज्यादा स्ट्रेंथ रहे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनी रहे, तो इसलिए हम उसको बाहर को पुल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस मैम। एक ही बच्चा हाँ या ना, नहीं बाकी नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकते हो। फानिश, समीना, बाकी लोगों को ऐसे लगता है बच्चे ऑन करके छोड़ते हैं। आस्था, बच्चे समझ आ रहा है? आस्था, अनुभव, सार्थक। मैम एक डाउट है मैम। हाँ बच्चे बोलो। मैम जैसे कि हम इसमें बार में 90 डिग्री एटलीस्ट है, उसके बाद 135 है, उसके बाद 180 है। हाँ, 90 तो ये डिग्री केस कब डिसाइड करते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें जैसे कि 90 डिग्री में हम 8 डायमीटर का बार एक्सटेंड रखना ही रखना है। 8 मतलब डायमीटर। कहने का मतलब ये है, जैसे इस केस में कर रहे थे ना, ये तो सिर्फ हमने एनकरेज इन पर्टिकुलर स्टडी करी थी, जैसे यहाँ पे करा ना, ये 90 डिग्री है ना बच्चे, तो ये क्या है, ये इसमें गलत। अगर मैक्सिमम मैं कह के चलती हूँ, इसको हटाओ, अगर मैं मैक्सिमम कह के चलती हूँ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री केस में 12.5 प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो ये वाला जो राउंड है, ये कर्व है ना, ये जो कर्व है, ठीक है, तो एटलीस्ट ये कितना होना चाहिए, 8.5 के बराबर होना चाहिए, तभी 8 और 4 कितना, ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी बनेगी, 12 ना,
बल्कि जो 8 बेंड है वो + 4। 85 होना चाहिए। हाँ, जो बेंड है वो 85 होना चाहिए। बियॉन्ड द कर्व की अगर बात करो तो ये आगे बियॉन्ड द कर्व का मतलब ये वाला, ये स्ट्रेट पार्ट कितना होना चाहिए 4/5, ये टेंशन के केस में। लेकिन अगर मैं इसकी केस की बात करूं